हमारे विद्यालय के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। कल हमने एक टॉपिक शुरू किया राज्यपाल, जिसमें हमने कल उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की। उन अनुच्छेदों को एक बार दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आगे की पुनः चर्चा करते हैं। तो हमने जो अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की, उसके अंदर पहला अनुच्छेद था अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद के प्रावधान के बारे में बात करता है। फिर अनुच्छेद था 154, जो ये बताता है राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है। 156 राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बात करता है। 157 राज्यपाल के पद पर बने रहने के लिए राज्यपाल के पद पर जाने हेतु योग्यता के बारे में बात करता है। 158 शर्तों के बारे में बात करता है। 159 शपथ के बारे में बात करता है। 160 ये बताता है कि आकस्मिक दशाओं में राज्यपाल के पास क्या काम रहेंगे, आकस्मिक दशाओं में राज्यपाल क्या कार्य करेगा। और 161 ये बताता है कि राज्यपाल की समाधान की शक्तियों के बारे में बात करता है। आज हम राज्यपाल की नियुक्ति से पुनः चर्चा शुरू करेंगे। तो जब भी राज्यपाल की नियुक्ति शब्द आए तो आपको ये पता करना है कि राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद कौन सा है। तो आप ये बताएंगे कि इसके संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 155, आर्टिकल 155। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन? अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, तो क्या ये नाम का निर्णय भी राष्ट्रपति लेता है? नहीं, ये नाम केंद्र द्वारा निर्देशित होता है। केंद्र का मतलब यहाँ केंद्र सरकार है। तो ये नाम किसके द्वारा निर्धारित होता है? केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, कभी आपसे कोई पूछ ले, क्या एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो आप कहेंगे हाँ, हो सकता है। सातवां संविधान संशोधन 1956 ये कहता है कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि किस संविधान संशोधन के तहत ये बताया गया है कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है सीधा सरल सवाल, क्या एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, हो सकता है। इसका प्रावधान सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया हुआ है। अच्छा, अब ने राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात की कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये नाम कहाँ से आता है? केंद्र सरकार द्वारा आता है या केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित या नामांकित होता है। लेकिन राज्यपाल एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, ये केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। ठीक है, ये केंद्र सरकार के प्रति वापस केंद्र सरकार को रिपोर्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। लेकिन नाम राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कहाँ से निर्धारित होगा? केंद्र से एक नाम जाएगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बड़ी लंबी चर्चा चली कि राज्यपाल का मनोनयन होना चाहिए या राज्यपाल निर्वाचित होना चाहिए। तो कुछ उसके बारे में बात करते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में या आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे यहाँ राज्यपाल का क्या होता है, मनोनयन होता है। लेकिन इसके बारे में चर्चा बड़ी लंबी चली। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति ने सुझाव दिया कि राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन संविधान सभा में इस बात पर आम सहमति नहीं बनी। कई लोग इस बात के पक्ष में थे कि राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए और कई लोग इस बात के पक्ष में थे कि राज्यपाल का मनोनयन होना चाहिए। अगर और इसके विस्तृत में जाते हैं तो कृष्णमाचारी, जीवी पंत, बीजी खेर ये चाहते थे कि राज्यपाल क्या हो, निर्वाचित हो। और वहीं डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब चाहते थे कि राज्यपाल क्या हो, मनोनीत हो। तो इसके बारे में बड़ी लंबी विस्तृत चर्चा चली। तो उस समय संविधान सभा ने कनाडा का जो संविधान था उसका अनुसरण किया और ये मनोनीत की जाने वाली पद्धति को अपनाया। संविधान सभा ने इतनी चर्चा चलने के बाद कनाडा का संविधान का अनुसरण किया, कनाडा के संविधान को बहुत ध्यान से देखा और ये बताया कि राज्यपाल का तो मनोनयन ही सही रहेगा, राज्यपाल का मनोनयन ही होना चाहिए। हमने यहाँ देखा कि राज्यपाल का मनोनयन हो या निर्वाचन हो, इस संदर्भ में मैंने ऐसा आपको बताया भी था कि संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति है उसने ये सुझाव दिया कि राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। इस मत के कई विरोधाभासी तथ्य भी सामने आए और इस मत के समर्थन में भी बहुत से लोग आए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा राज्यपाल का मनोनयन होना चाहिए। जो निर्वाचन के पक्ष में थे वो कृष्णमाचारी, जीवी पंत, बीजी खेर ये सब निर्वाचन के पक्ष में थे। ये कहते राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्यपाल के मनोनयन के पक्ष में थे। इसी दौर में जब बहुत विरोधाभासी स्थिति थी तब कनाडा के संविधान का अनुसरण किया गया। जब कनाडा के संविधान का अनुसरण किया गया तो वो इस निर्णय तक पहुंचे कि राज्यपाल का मनोनयन ज़्यादा बेहतर रहेगा, निर्वाचन नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ऐसे क्या कारण रहे होंगे जो उन्होंने सोचे होंगे कि राज्यपाल का निर्वाचन सही नहीं रहेगा? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण, अगर राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हो गया और मुख्यमंत्री का भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हो गया तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संघर्ष की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि निर्वाचित हो गया राज्यपाल भी, तो निर्वाचित राज्यपाल को ये ऐसा भी तो मान सकता है निर्वाचित राज्यपाल कि मैं मुख्यमंत्री से पद में बढ़ा हूं, ठीक है। और कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं वो खुद ग्रहण कर सकता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख न बनकर वो राज्य का वास्तविक प्रधान बन सकता है, ठीक है ना। तो मतलब मुख्यमंत्री के जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं उनके ऊपर ऐसा मान लीजिए कि पूर्ण तरह से राज्यपाल का क्षेत्र आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियां बड़ी संविधान के लिए सही नहीं रहेगी और संसदीय शासन प्रणाली और राज्यपाल इन दोनों के बीच में
कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा। दूसरी बात, राज्यपाल का निर्वाचन होगा तो कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं होंगे, व्यक्तिगत मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा नहीं हो पाता कि राज्य कोई अच्छा मुद्दा ना होकर व्यक्तिगत मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता, तो ये भी अच्छा नहीं होता। राज्यपाल की भूमिका निष्पक्ष नहीं रह पाती, राज्यपाल एक पार्टी विशेष का हो जाता है और राज्यपाल की भूमिका निष्पक्ष नहीं रह पाती, जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली के लिए अच्छा साबित नहीं होता। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि राज्यपाल का मनोनयन निर्वाचन की तुलना में बेहतर है। तो ये हमने समझा कि राज्यपाल का मनोनयन होता है, और इस संबंध में उस दौर में क्या क्या विचार प्रस्तुत किए गए या क्या क्या चर्चाएं चली, उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि राज्यपाल के पद पे जाने हेतु क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती है। तो योग्यताओं में पहली है कि वो भारत का नागरिक हो, पैंतीस वर्ष की आयु, पूर्ण कर चुका हो, और तीसरी बात है किसी लाभ के पद पर ना हो। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ये राज्यपाल के संबंध में योग्यता है। कार्यकाल, राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 156 में है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने की। राज्यपाल मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और वह अधिकतम 5 वर्ष तक उस पद पर रह सकता है। अच्छा, अगर 5 वर्ष से पहले, तो 5 वर्ष से पूर्व वह अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। अच्छा, वो त्यागपत्र देगा तो त्यागपत्र देगा किसको? वो त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है। अच्छा, कार्यकाल किसी राष्ट्रपति का समाप्त हो गया है, राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो वह अपने पद पर उस समय तक बना रहेगा जब तक नया राज्यपाल अपॉइंट नहीं हो जाता या अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। कहने का मतलब है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, साथ ही वह उससे पूर्व त्यागपत्र दे सकता है, और कार्यकाल समाप्त हो गया मतलब इसके 5 वर्ष का टेन्योर खत्म हो गया है। लेकिन नया कोई राज्यपाल अपॉइंट नहीं हुआ, तो उस परिस्थिति में इसका टेन्योर आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि नया व्यक्ति अपॉइंट होकर अपना पद ग्रहण नहीं कर ले। क्लियर है? किसी प्रकार की कोई समस्या? तो हमको ये चीज समझ में आई कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अनुच्छेद 156 के अंतर्गत कार्यकाल का वर्णन कर रखा है। अवधि से पूर्व त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, कार्यकाल समाप्त होने के बाद और अगले राज्यपाल की नियुक्ति तक पद पर बना रहता है। ठीक है, अब इसके आगे के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल के वेतन व भत्ते।
राज्यपाल के वेतन भत्ते, वेतन का मतलब जो सैलरी है और भत्ते का मतलब अलाउंसेस। तो राज्यपाल के जो वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? संसद विधि द्वारा निर्धारण किया जाता है। और वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाता है राज्यपाल को? राज्य की कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। पहले राज्यपाल का वेतन करीबन 36,000 रुपये हुआ करता था। 2008 के अधिनियम जो राज्यपाल की परिलब्धियों के संबंध में था और भत्ते और विशेषाधिकार के संबंध में था, उस अधिनियम के तहत राज्यपाल का वेतन 36,000 से बढ़ाकर 1,10,000 कर दिया गया था। और वर्ष 2018-19 में राज्यपाल का वेतन बढ़ा के नया वेतनमान 3 लाख प्रति माह 3 लाख प्रति माह निर्धारित किया गया। ठीक है। राज्यपाल का जो वेतन है उसको उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं कर सकते हम। और दूसरी बात, कहाँ से दिया जाता है? राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से दिया जा सकता है। चलिए, अब इसमें भी एक कन्फ्यूजन वाली बात है। कन्फ्यूजन वाली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक सोचने वाली बात है। मैंने आपको बताया 7वां संविधान संशोधन 1956 ये कहता है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। बिल्कुल कहता है। ऐसे में उसको क्या 2 अलग अलग राज्यों से वेतन मिलेगा? ये बड़ी विचारणीय बात हो गई। तो इसके लिए भी संविधान ने एक प्रावधान कर रखा है। अनुच्छेद 158 3 क। अनुच्छेद 158 3 क कहता है कि राज्यों के बीच में अनुपात के रूप में उनका पेमेंट निर्धारित किया जाता है। जैसे वेतन और भत्ता मतलब राज्यों के बीच में ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। मतलब राष्ट्रपति, जैसे एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन गया, तो राष्ट्रपति ये निर्धारित करेगा कि इस वेतन का 40% ए राज्य देगा और 60% बी राज्य देगा। या राष्ट्रपति ऐसा भी निर्धारित कर सकता है 50% ए राज्य देगा और शेष 50% बी राज्य देगा। तो ये वेतन निर्धारण भी किसने किया? राज्यपाल का। राज्यपाल का वेतन निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा। शर्त क्या है? जब व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो उसके वेतन को अनुपात में बांटकर राज्यों में आपस में बांटकर अनुपातों में बांटकर राज्यों के बीच में ऐसे अनुपात में बांटा एलोकेट किया जाता है जो कौन जिसका जो कौन निर्धारित कौन करता है? ये एलोकेशन कौन करता है? ये एलोकेशन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है। और ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 158 3 क। ये याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब राज्यपाल का आपने वेतन भत्ते के बारे में बात कर ली, अब शपथ के बारे में बात करते हैं। शपथ। तो शपथ के अंदर मैंने बता रखा है कि शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में हो रखा है, जिसके अंदर 2 प्रकार की शपथ बताई गई है, एक पद की और एक गोपनीयता की। लेकिन राज्यपाल
कितनी शपथ लेता है? केवल एक शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? संविधान की शपथ लेता है। अगर आपसे ये पूछें कि शपथ का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 के अंदर शपथ का उल्लेख है। और कितनी लेता है? केवल एक शपथ लेता है। वो भी किसकी? संविधान की रक्षा की। संविधान की रक्षा की केवल एक शपथ लेता है। क्लियर है? अच्छा, तो शपथ दिलवाएगा कौन? तो ध्यान से सुनिए। जिस राज्य में उसको अपॉइंट किया गया है उस राज्य के उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कौन? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उस राज्य के। जैसे अगर राजस्थान में अपॉइंट किया है तो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, अगर वो अब्सेंट है, ये छुट्टी पे हैं, तो जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, इनकी अनुपस्थिति में सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो शपथ दिलवाएगा। और शपथ कितनी लेते हैं? केवल एक, संविधान की रक्षा की। बाकी लोग शपथ कितनी लेते हैं? दो लेते हैं, एक पद की और एक गोपनीयता की। लेकिन राज्यपाल केवल एक शपथ देता है। वो किसकी होती है? संविधान रक्षा की। क्लियर? किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। एक आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। आयोग का नाम है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ और सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1986 में। अध्यक्ष थे इनके न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। उद्देश्य इनका यह था कि केंद्र राज्य संबंध और राज्यपाल के संबंध में सिफारिशों के संबंध बातचीत थी। तो इनकी कुछ सिफारिशें थी। वो सिफारिशें क्या थी वो भी आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। कि गैर राजनीतिक व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जाए। पहली सिफारिश ये थी कि गैर राजनीतिक व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जाए। राज्यपाल बनाया जाए। दूसरा,
अगर एक व्यक्ति राज्यपाल बन गया है तो वो पुनः सक्रिय राजनीति में उसका प्रवेश ना हो। अगर राज्यपाल बनने के पश्चात पुनः सक्रिय राजनीति में प्रवेश ना हो। सक्रिय राजनीति में प्रवेश ना हो। राज्यपाल को कभी राजनीतिक आधार पर बर्खास्त नहीं किया जाए। अगला पेज। आधार पर बर्खास्त नहीं किया जाए। राज्यपाल को कोई राजनीतिक आधार पर बर्खास्त ना कर पाए। किसी भी व्यक्ति को गृह राज्य का राज्यपाल ना बनाया जाए। गृह राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाए। क्या इसका कोई अपवाद है? हाँ है। एस.सी. मुखर्जी। इसका अपवाद है एस.सी. मुखर्जी। अच्छा, चुनाव हुए, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिली, तो ये राज्यपाल का निर्णय बनता है, ये राज्यपाल के कार्य में आता है कि बहुमत के अभाव में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित करे। सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित किया जाए। ठीक है। और बहुमत का निर्णय भी कौन कराएगा? राज्यपाल करवाएगा। और कहाँ करवाएगा? सदन में कराएगा। द्वारा सदन में करवाया जाए। तो ये कुछ सुझाव दिए थे। एक और सुझाव था कि मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की सहमति से राज्यपाल की नियुक्ति हो। तो ये कुछ सुझाव दिए गए थे रणजीत सिंह की सरकार के द्वारा, न्यायमूर्ति। उन्होंने ये बताया था कि गैर राजनीतिक व्यक्ति, वह व्यक्ति जो किसी प्रकार की राजनीतिक दल में ना हो, उसे ही राज्यपाल बनाया जाए। अच्छा, अगर वो राजनीतिक व्यक्ति है, अगर वो राज्यपाल बन गया तो वो पूर्ण सक्रिय राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अच्छा, राजनीतिक आधार के ऊपर किसी भी राज्यपाल को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। गृह राज्य मतलब होम स्टेट का, मतलब खुद का जो स्टेट है, उस स्टेट का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। बहुमत के अभाव में, बहुमत नहीं है, किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, तो सबसे बड़े दल के नेता को क्या किया जाएगा? आमंत्रित किया जाएगा। बहुमत का निर्णय कौन करेगा? बहुमत का निर्णय भी राज्यपाल करेगा। कहाँ करेगा? सदन में करेगा। और मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष की सहमति से राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। तो ऐसे कुछ सुझाव दिए, कुछ सुझाव माने गए, कुछ सुझाव नहीं माने गए। तो ऐसे कुछ सुझाव दिए गए। अब हम बात करेंगे शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां और कार्यों के बारे में। इसके बारे में चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा।
कक्षा के साथ नियमित रूप से बने रहें। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो इस टॉपिक के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से जो सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं उसके ऊपर चर्चा की जाएगी विस्तृत रूप से। कक्षा के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।